समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। सबसे दिलचस्प जो ऐलान है वो है मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तेज प्रताप जी। बहुत स्वागत है आपका तेज प्रताप जी। जी। हम इस वक्त आपके आवास पर ही मौजूद हैं, आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है यहाँ पर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की एक कर्म भूमि रही है और आपको इस तरह की जिम्मेदारी अब उपचुनाव में मिल रही है, क्या कहेंगे आप? पहले 2014 में मैं बतौर सांसद यहाँ से चुना गया था और तब से लेकर लगातार किसी न किसी रूप में मैनपुरी में रहने का, काम करने का मुझे मौका मिलता रहा। और इस उपचुनाव के माध्यम से जो जिम्मेदारी जो पार्टी ने जो भरोसा जताया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद अभी वहाँ से प्रतिनिधि थे और उन्होंने सीट खाली की। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जनता की उम्मीदों पर पार्टी ने जो जिस उम्मीद से टिकट दिया है, उस उम्मीद पर खरा उतर सकूं। आपने वो दौर भी देखा है जब नेताजी यहाँ पर कैंपेनिंग करते थे, आप उसमें बहुत ही अग्रसर रहते थे। आपने उनसे कदम से कदम मिलाकर यहाँ मैनपुरी की धरती पर कैंपेनिंग भी की है। अब वो नहीं है, तब में और अब में कितना अंतर है और आपके लिए कितना कठिन है ये? क्योंकि उनके बिना एक बार आप फिर से कैंपेनिंग में उतरने वाले, हालांकि पहले भी आप उतरे हैं निपल जी के साथ, लेकिन इस बार आपका पूरा चुनाव खुद का है। देखिए, लगभग लगभग 6 या 7 चुनाव अभी तक हो चुके हैं जिसमें मुझे काम करने का और लीड करने का मौका मिला इस ज़िले में। और चाहे कार्यकर्ता हों, नेता हों, यहाँ की आम जनता हो, बहुत से लोगों के साथ में घरेलू हमारा संबंध है परिवार का, नेताजी का। चूँकि नेताजी ने जी। छात्र जीवन की शुरुआत की कथल से बतौर शिक्षक जो है, जैन इंटर कॉलेज में वो बतौर शिक्षक आए, वो भी कटहल में है। और यहाँ के लोगों का बहुत ही लगाव जुड़ाव रहा नेताजी से। और इस चुनाव में चूँकि उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन यहाँ पर मैनपुरी और कटहल में समाजवादी पार्टी का झंडा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेताजी की फ़ोटो जो है, उसको लोग देख के वोट देते हैं। प्रत्याशी कौन है कौन नहीं, उसका बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके नाम से और उनके सम्मान में लोग यहाँ वोट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में भी भारी मतों से पार्टी को ये जीत आपने मिलेगी। बड़ी बात की कि फोटो देखकर उनके नाम पर, अभी हाल ही में डिम्पल यादव जी का चुनाव था, आप साथ में उनके साथ गाड़ी में बैठ के आप भी कैंपेनिंग कर रहे थे, मैंने कवर किया था वो इवेंट। तो आप क्या ये भाप पा रहे हैं कि उनका ऐतिहासिक मत था, 2 लाख अबव चला जाता है नंबर्स जब यहाँ पर आकर, तो लोग भी, बीजेपी ने वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा किया है, इस बार आपके सामने भी कोई कैंडिडेट आएगा ही आएगा। बीजेपी कहती है कि अब समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर करहल में कम से कम टक्कर भी है? देखिए, जिस चुनाव की आपने बात की, लोकसभा की, उसमें जीत का मार्जिन कम से कम 3 लाख वोटों से जाता ऊपर। लेकिन जिस चीज़ को, जो चीज़ शायद मीडिया में नहीं आ पाई, लोगों ने नहीं दिखाया उस चीज़ को, कि जिस तरीके धांधली उन्होंने चुनाव में की। और जो वोटर लिस्ट जो थी गाँव की, उसमें एक एक परिवार के 50-50 वोट जो है, जब फाइनल लिस्ट आई तो गायब कर दिए गए, जिसकी शिकायत भी हम लोगों ने की। और करहल में चूँकि ये बहुत मजबूत गढ़ रहा पार्टी का, और यहाँ भी पिछले 1 महीने से तमाम इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब लोग आ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आके जनता से संवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं और बंद कमरों में उनको निर्देश करके जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित आपको करना है। और चुनाव से पहले जितने भी बैकवर्ड या अल्पसंख्यक जो अधिकारी या कर्मचारी थे करहल में, उन सब लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह कर दिया गया है। एक तरफ से लिस्ट बना के, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों, चाहे वो चकबंदी के हों, चाहे वो तहसील के हों, आप अगर पता करेंगे जाके, तो एक भी आपको बैकवर्ड या अल्पसंख्यक का एक भी कर्मचारी आपको तो नहीं आप मिलेगा। लोगों ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में की है? जी बिल्कुल, शिकायत की, पार्टी की तरफ से इसको उठाया भी गया। जी। और लेकिन बीजेपी इस बात को जानती है, चाहे कितना भी प्रयास करें और धांधली का प्रयास करें, लेकिन यहाँ के लोग जितना वो परेशान करेंगे, उतना ही और डट के मुकाबला करेंगे और बड़ी जीत आपने मिलेगी। यहाँ बहुत मेहनत की है, यहाँ के लिए आप कई बार चुनाव में परिवार के साथ भी कैंपेनिंग में उतरे हैं। क्या वो दौर था जब अखिलेश यादव ने आपको फ़ोन किया और कहा कि आपको करहल की जिम्मेदारी संभालनी है, अगर आप साझा करें दर्शकों के साथ? देखिए, पहले लोकसभा में भी जो है जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। जी। और उसके बाद जब लोगों ने मांग की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत कड़ा मुकाबला था और भाजपा को हटाने की लड़ाई थी, और सभी लोगों का मत ये था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की सीटों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल रहेगा बड़ा पार्टी भी जो कि को। दिखे नंबर्स। और अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, और इसकी वजह से आपने देखा 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है चुनाव जीत के आई।
और उसके बाद जब सीट उन्होंने छोड़ी तो चर्चा हुई इस बात को लेकर और सभी लोगों को बुलाया भी गया मैनपुरी और करहल के। और उसके बाद बात करके उन्होंने इस चीज़ को फाइनलाइज़ किया। 1-2 दिन के अंदर सब कुछ फाइनलाइज हुआ था, मैं जी फाइनलाइज़ किया। और चूँकि मेरा लगातार जुड़ाव रहता है यहाँ पे और अक्सर जो है मेरा रहना भी सैफे में रहता है ज़्यादातर, लोगों की मांग थी क्योंकि 2.5 साल का टेन्योर बचा है कोई, और इस 2.5 सालों में काम करने का मौका मिलेगा। और मुख्य लड़ाई जो हम लोगों की है उस 2027 की है, और 27 में कैसे भाजपा को हराएं और हटाएं उसके ऊपर पार्टी की नज़र। चलो जी, आखिरी 2 सवाल भी मेरे हैं इसमें। कांग्रेस भी आपके साथ गठबंधन साथी हैं इसमें। जो कांग्रेस की यूपी का कमान देखना जा रहा है, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा 5 सीट पे हमको चुनाव लड़ना है दिल्ली में। अब कल सपा ने 6 सीटों का ऐलान कर दिया है। तो आपको क्या लग, जिसमें फूलपुर भी है और मंझवा भी है, तो क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको लग रहा है कि चीज़ें कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएंगी? देखिए अब ऊपर हाईकमान की क्या बात हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सारी समीकरण देखने के बाद और सीटों की जो स्थिति है और कौन जीत सकता है कौन मजबूत रहेगा, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही निर्णय लिया गया। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो ये गठबंधन जो है लगातार जारी रहेगा, क्योंकि ये गठबंधन का जो उद्देश्य है वो केवल 1-2 सीट का नहीं बल्कि भाजपा को हटाने का उद्देश्य है, और गठबंधन रहेगा। प्रमुख आपकी चीज़ें क्या रहेंगी जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आप सरकार बीजेपी की होगी सरकार है यहाँ पे, प्रमुख मुद्दे आपके क्या हैं इस पूरे चुनाव में करहल के? देखिए करहेल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे सरकारी, तो पिछले 7 सालों में कोई भी नई योजना का काम, चाहे वो पुल हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो जनता के लिए या जनता की मूलभूत सुविधाओं में जो आती है, वो एक भी पैसा खर्च यहाँ नहीं हुआ। और मैनपुरी के साथ भी बहुत सौतेला व्यवहार लगातार कई सालों से किया जा रहा है। और अगर हम इसको प्रदेश स्तर पर अगर देखें तो जिस तरीके से लगातार अपराध में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो बुलडोज़र की कार्रवाई जाति देख के की जा रही है, और पिछड़े समाज का व्यक्ति हो, यादव हो, मुस्लिम हो, दलित हो, तो तुरंत पुलिस को गोली मार देती है पैर में, एनकाउंटर दिखा दिया जाता है। और भाजपा समर्थित कोई अपराधी अगर है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करी। ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जिसमें जनता के बीच में चर्चा भी होती है इस बात को लेके, और सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि जो सबका साथ सबका विकास का वादा जो दावा इन्होंने किया था कि हम करेंगे, वो दावा पूरी तरह से फेल साबित होता दिख रहा है। और इसी सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री बाबर यही कहते हैं, जब उन्होंने यहाँ भी किया वहाँ भी रैली की, लॉ एंड ऑर्डर में हम पुरानी सरकारों में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी, वो बार बार वो उसी लाइन पर चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। इसका जवाब आप किस तरह से देंगे? आखिरी सवाल। देखिए आप लोगों के पास भी सूचियाँ होंगी, रोज़ सोशल मीडिया में निकलती है, जो इनके विधायक हैं 50, 60, 80 मुकदमे, 125 मुकदमे हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सजाती भी हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ फ़ोटो भी खिंचाते हैं। और जो इनके भाजपा के संरक्षित जो गुंडे हैं उन पे कार्रवाई कब होगी जनता ये पूछ रही है। और जहाँ तक ये बात करते हैं कि सपा में गुंडा राज था, वो केवल एक भ्रांति फैलाई गई, क्योंकि कोई मुद्दा इनके पास नहीं था। उन्होंने एक ऐसी भूमिका बनाई, पिक्चर बनाई मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से, जबकि एनसीआरबी का अगर डाटा आप देखेंगे जो सरकार भारत सरकार का होता है, उसमें अपराध इस समय चरम सीमा पर है, चाहे वो लूट, हत्या, बलात्कार, राहजनी हो। आए दिन आप देखिए अखबार में, पूरा अखबार जो है हत्याओं से और उससे भरा मिलता है आपको। तो मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठकर बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि ज़मीनी स्तर पर जो है क्या स्थिति अपराध की हो रखी है। मेरा आखिरी सवाल, 2 पंक्तियाँ, मुलायम सिंह यादव जी की आज पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? देखिए नेताजी के बारे में कितने भी शब्द बोले जाएं वो कम पड़ जाएंगे, और वो केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचार, एक ऐसी आइडियोलॉजी उन्होंने बनाई। और आप कहीं भी पूरे प्रदेश में तमाम हज़ारों की संख्या में लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो जीवन के अपने काल में किसी न किसी रूप में उनसे मिलते रहे। जो विशेष बात आपको लगेगी उनकी बातों से, चाहे भले ही एक बार व्यक्ति मिला हो, लेकिन छाप उन्होंने ऐसी छोड़ी कि जीवन भर उन्होंने उस नेताजी के साथ मुलाकात को याद रखा। और जो एक बहुत ही जो मैं समझता हूँ बहुत रेयर जो उनकी एक काबिलियत ये थी कि जब इतने बड़े नेता होने के बावजूद, मुझे याद है कि अक्सर जो है इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि गांव में किसानों की क्या स्थिति है, फसल हुई कि नहीं हुई, पानी आ रहा है खेतों में नहीं आ रहा है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं कि नहीं जा रही उनको हैं, सबके नाम भी याद रहते थे जो कोई उनसे मिलने आता था। और घर पक्के बने कि नहीं बने, शौचालय बने।
तो ये ऐसी चीज़ें जो एक समय के बाद शायद लोग भूल जाते हैं, लेकिन लास्ट तक उनको जो है जीवन के आखिरी दौर में भी उनको इन सब चीज़ों की बहुत चिंता रही, और हमेशा कैसे बेहतर हो गांव का स्वरूप, नौजवानों को मौके कैसे मिले, महिलाएं कैसे आगे आएँ, इन सब चीज़ों पर लगातार चिंतित रहते थे, और जब भी मौका मिलता था वो काम करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए। ये था हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी, और उन्होंने समय दिया है और साफ कहा है करहल की लड़ाई जो है वो एक तरफा है, क्योंकि यहाँ पर नाम केवल नेताजी के नाम पर, उनकी तस्वीरों पर पड़ता है और इस बार भी पड़ेगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, सैफई, आज तक।